रीजनिंग में पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इसको रिलेट करना होगा, जैसे 82 का रिलेशन 6 से है, इट मीन्स कैसे रिलेशन हो सकता है, इनका जो डिफरेंस है। देखिए भाई इसमें बहुत काफ़ी सारे पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट पैटर्न आपको देखना होगा। जैसे 82 से 6 का रिलेशन कैसे है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 2 का जो डिफरेंस है वो है 6 का। इसी तरह यहाँ पे 76 का किससे रिलेशन होगा, 7 और 6 का डिफरेंस आता है 1, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, एक रेफरेंस मटेरियल है, तो हमें ऑप्शन में से देखना होगा वो कौन सा है जो पीरियोडिकल है। इट मीन्स न्यूज़पेपर इनमें से पीरियोडिकल है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द आंसर। डिक्शनरी जो है वो रेफरेंस मटेरियल है, इसी तरह न्यूज़पेपर पीरियोडिकल है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है K से M, KLM, तो इट मीन्स +2 हुआ, M से N +1 हुआ, N से P +2 हुआ। तो यहाँ पर पैटर्न जो है +2 +1 +2 है। इसी तरह इसमें देखें A से C में है +2, C से D में +1, D से F में +2। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। P से R में +2, R से S +1, S से U +2। तो हमें इन चारों में से देखना होगा कौन से ऑप्शन में यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इन चारों में से सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि T में +2 करेंगे तो V आएगा, V में +1 करेंगे तो W आएगा, और W में +2 करेंगे तो Y आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आता है, इनमें से हमें जो अलग है वो फाइंड करना है। इनमें से कौन सा अलग है ये फाइंड करना है। जैसे यदि हमें 4 वर्ड दिए हैं, देखिए इनमें से जो 3 वर्ड है, जैसे ये प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन से, तो इन चारों में जो अलग वर्ड है वो है फॉरगेटिंग। इन चारों में जो अलग वर्ड है वो क्या है, फॉरगेटिंग अलग वर्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यदि हम यहाँ पर देखते हैं, इनमें देखिए 9 और 26, 9 और 26, 11 और 36, 13 और 42, 7 और 18। इसमें भी हमें ओड वन आउट फाइंड करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनका पहले सम कर लेते हैं। यदि मैं इनका सम करता हूँ तो यहाँ पर इन दोनों का सम आता है 35, इन दोनों को ऐड करते हैं तो इनका सम आ जाता है 47। यहाँ पर 13 और 42 का सम करते हैं तो आ जाता है 55, एंड 7 और 18 का जो हम सम करते हैं, 7 और 18 का हम सम करते हैं तो आता है 25। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि इनमें से 3 ऐसे आए जो 5 से डिविजिबल है, केवल एक ऐसा ऑप्शन है जो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर देखिए इसमें भी हमें ओड वन आउट फाइंड करना है। तो ये देखिए WXYZ एक सीक्वेंस में है। इसी तरह ऑप्शन 3 में भी क्या है, ABCD, इट मीन्स +1 हुआ है इन सभी में। EFGH इनमें भी क्या है, +1 हुआ है। लेकिन P से R, R से S, S से Q, यहाँ पर ऐसा पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पैटर्न चेंज हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ये इसमें चारों में से अलग है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमें 7 में देखिए, इसमें हमें इन वर्ड को डिक्शनरी की तरह अरेंज करना होगा, तो हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक वर्ड को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 2-3 से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए यदि हम सभी वर्ड में देखते हैं तो AC सभी में आया हुआ है, AC सभी में कॉमन है, लेकिन जो चेंज आया है वो थर्ड लेटर से चेंज आया है। यहाँ पर थर्ड लेटर है A,
इसमें आर है, इसमें सी है, इसमें ए है और इसमें सी है। तो इसका मीनिंग जो अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ए वाले पहले आएंगे। देखिए ए अब हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ में है। अब यहाँ पर देखिए ए के बाद फर्स्ट वाले में आया है आर, इसमें आया है डी, तो इसका मीनिंग जो फोर्थ वाला वर्ड है एकेडमिक, ये सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा डी, फिर आएगा ए। तो बस इतना ही करने से हमारी बात बन जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पहले डी है फिर ए है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट शुरू करते हैं भी। नेक्स्ट में है एक सीरीज दी है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि क्या आएगा। तो जरा इसको समझिए भी। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस है 18, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 20 और 56 का डिफरेंस है 36। नेक्स्ट में इन दोनों का डिफरेंस है 54। तो देखिए हर बार जो डिफरेंस है वो 18 की टेबल की तरह बढ़ता जा रहा है। 18 2 ज़ा 36, 3 ज़ा 54। तो नेक्स्ट जो आना चाहिए, जो डिफरेंस आना चाहिए 72 का होना चाहिए। तो इसका मीनिंग 110 में जब 72 ऐड करेंगे तो आता है 182, और 182 इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर दो जगह क्वेश्चन मार्क है तो हमें बताना होगा दोनों की जगह क्या आएगा। तो देखिए MEN, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, यहाँ पर फिर इंक्रीज हुआ। तो इससे हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि तो यहाँ पर एक सीरीज ना होकर दो अल्टरनेट सीरीज चल रही हैं। एक सीरीज जो कि कॉन्सोनेंट की है और एक सीरीज जो वोवल्स की है। तो यदि मैं अल्टरनेट देखता हूँ तो M से N +1 हुआ, N से P +2 हुआ, फिर P से, अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो +3 हो सकता है या फिर वापस दोबारा से +1 हो सकता है। यदि मैं +3 करता हूँ तो ऐसा कोई ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन में नहीं दिया है, आंसर ऐसा नहीं दिया है, तो इसका मीनिंग +3 तो नहीं हुआ है। यदि +1 करता हूँ O के P के बाद Q, इट मीन्स Q, हमारे पास तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें Q है, तो इसका मीनिंग +1 ही हुआ है। तो हमें पहले तो पता चला कि पहले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? Q आएगा। अब आता है दूसरे वाला की जगह क्या आएगा, ये देखते हैं। E के बाद I के बाद O। तो यहाँ पर आप देखें कि जो लेटर है, ये तीनों जो लेटर है वो क्या है? वोवल है। ये तीनों लेटर क्या है? वोवल है। तो E के बाद I के बाद O के बाद नेक्स्ट आना चाहिए U। तो इसका मीनिंग यहाँ पर QU is the right answer. QU is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है A is B's wife's husband's brother. It means A जो है वो B की वाइफ। याद रखिए एक जनरेशन के लोगों को एक साथ एक ही रो में हम लेते हैं। तो B की वाइफ हम मान लेते हैं भाई W है। B की वाइफ कौन है? W है। क्लियर? उसने कहा A जो है वो B की वाइफ के हस्बैंड का भाई है। इट मीन्स B की वाइफ W का हस्बैंड B, और B का भाई कौन है? ब्रदर कौन है? A। तो यहाँ पर A B का भाई है। फिर इसने कहा C and D आर द सिस्टर ऑफ B। C और D जो है वो B की सिस्टर है। तो C और जो D है ये क्या है? B की सिस्टर है। ये दोनों B की क्या है? सिस्टर है। तो आपसे पूछा गया है हाउ इज A रिलेटेड टू C? A C से कैसे रिलेटेड है? तो सोचिए भी कि यहाँ पर A B भी भाई है और B की जो सिस्टर है C और D है। तो इसका मीनिंग जो A होगा वो C का क्या होगा? भाई होगा। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। इसमें बीट का कोड हमें दिया है 25, 22, 26, 7। रश का कोड दिया है 9, 6, 8, 7,
तो आपसे पूछा गया है ब्रेस्ट का कोड क्या होगा। सिंपल सा है, सारे ये जो लेटर है वो सारे इन दोनों, ये पांचों लेटर इन दोनों वर्ड में आ रहे हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कोड हम पुट कर सकते हैं। जैसे बी का कोड है 25, तो बी का कोड 25। यू का कोड है यहाँ पर 6। आर का कोड है यहाँ पर 9, आर का कोड 9। एस का कोड है यहाँ पर 8 एंड टी का कोड यहाँ पर है 7। तो इसका मीनिंग 25, 6, 9, 8, 7। तो ऑप्शन नंबर है 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया गया है जो ये रिकवर्ड वर्ड है, इसमें हमें जानना है कि ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। रिकवर्ड वर्ड है RECOVERED। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इसको करने का एक तरीका है कि आप यहाँ से अल्फ़ाबेट शुरू कर दें। आर के बाद STUVWXYZ कहीं मैच नहीं किया। ई के बाद EFGHIJKL नहीं मैच किया। सी के बाद DEFGHI नहीं मैच किया। दोनों साइड में आपको देखना होगा, सी के बाद DE नहीं मैच कर रहा है। ओ के बाद OPQR, इट मीन्स एक पेयर ये बना, OPQRST एक पेयर ये बना। लेफ्ट में देखते हैं OPQR, दूसरा पेयर ये बना। अभी तक 2 पेयर बन चुके हैं। वी से VWXYZ नहीं बना। ई से EFGH यहाँ पर भी नहीं। EFGHIJ नहीं है। आर के बाद RST नहीं है। RSTUVWX नहीं है। EF यहाँ से मैच नहीं किया। EFGHIJKL नहीं मैच कर रहा है। यहाँ से D से DE एक पेयर और बना हमारे को, 3 पेयर अभी तक बन चुके हैं। DEFGHIJKL। तो यहाँ पर कितने हमारे को पेयर बन रहे हैं? तो यहाँ पर 3 ही ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 1 इज़ द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द आंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हमें करना होगा 5/9 इंटू 27/25। लिखिए, डिवाइड है, डिवाइड की जगह में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यूज़ कीजिए और इसको रिवर्स कर दीजिए 5/3। तो यहाँ से आ जाता है 5 5 25, ये कैंसिल। 9 3 27, तो यहाँ से ये भी कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 15% एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹2550, व्हाट इज द MRP। देखिए, इसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा MRP के ऊपर दिया जाता है, और डिस्काउंट दिया 15% का, और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो होता है सेलिंग प्राइस। तो इसका मीनिंग हमने यहाँ पर 15% का डिस्काउंट दिया, तो MRP का 85%, MRP का 85% वो इक्वल होगा 2550 के। तो यहाँ से यदि मैं MRP फाइंड कर देता हूँ तो MRP होगी 2550 इंटू 100 अपॉन में 85। तो यहाँ से ये 30 टाइम्स कैंसिल, तो टोटल आ जाता है 3000 रुपीज़। जो MRP होगी वो 3000 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है, द एज ऑफ राम इज डबल एज द एज ऑफ श्याम। भाई 3 बंदे हैं, राम, श्याम
एंड सुरेश। मान लेते हैं भी उसने कहा राम की एज शाम से डबल है, मान लेते हैं शाम की एज है एक्स ईयर, तो राम की एज होगी 2x ईयर। लेकिन उसने कहा कि जो राम की एज है वो सुरेश से हाफ है, तो इसका मीनिंग सुरेश की जो एज होगी वो होगी 4x। और उसने कहा तीनों का जो सम है, तीनों का जो सम है इट मीन्स 2x प्लस x प्लस 4x इक्वल टू वो है 70। तो 7x इक्वल टू आता है 70, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 10, x की वैल्यू आई 10। और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ राम, राम की एज कितनी है, तो राम की एज है 2x, तो 2 इंटू 10 इट मीन्स 20 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जिसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है कि इन स्टार्स की जगह क्या आएगा, इनमें से हमें कौन सा ऑपरेशंस यूज करने होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करने होंगे। देखिए ज़रा यहाँ पर इक्वल टू 4 आना चाहिए। इनमें इन ऑप्शन को जब मैं पुट करता हूँ तो यदि मैं सेकंड ऑप्शन पुट करूँगा तो यहाँ पर आएगा 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, इट मीन सबसे पहले इन प्लस माइनस इनमें क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस 12 प्लस 3 इट मीन्स यहाँ पर आया 1 प्लस 3 तो आता है 4, और यहाँ पर इसने इक्वल टू 4 ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए यदि मैं इनको इसको कॉलम को ऐड करता हूँ 25 प्लस 32 प्लस 26 इन सब को ऐड करते हैं तो आता है 83। इसी तरह 41 प्लस 11 प्लस 31 इन सब को ऐड करते हैं तो इनका सम भी आता है 83। तो इसका मीनिंग ये हुआ जो सेकंड कॉलम है इसका भी सम क्या आना चाहिए, 83 आना चाहिए। तो इस 17 प्लस 40 प्लस x इक्वल्स टू 83, तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो आएगी 26, x की वैल्यू होगी 26, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया है राम एंड रवि स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम ए पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन स्कूटर्स। राम से स्पीड इज 21 किलोमीटर पर आवर, राम की स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर है, राम की स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर। और रवि की स्पीड दी है, रवि की स्पीड दी है भी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और हमें बताना है कि दोनों 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस चलेंगे, टोटल डिस्टेंस हमसे पूछा है। तो टाइम दिया है हमें 20 मिनट्स, 20 मिनट्स को मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 20/60 इट मीन्स 1/3 आवर, 1/3 आवर। तो राम की जो डिस्टेंस है, राम ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो राम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस होगी, स्पीड कितनी है 21 इंटू टाइम कितना 1/3, तो यहां से आता है 7 किलोमीटर। इसी तरह रवि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आएगा 15 इंटू 1/3, 15 इंटू 1/3, तो यहां से आता है भाई 5 किलोमीटर। तो टोटल आ जाता है 7 और 5 12, तो दोनों ने मिलकर 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। इसके बाद नेक्स्ट आता है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गंगाधर वाज वॉकिंग फेसिंग ए पोल, द शेडो ऑफ द पोल फेल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट, विच डायरेक्शन वाज ही इज फेसिंग। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसलिए का वन मॉर्निंग, इट मीन्स मॉर्निंग का टाइम है, तो सन जो होगा वो सन ईस्ट से राइज होगा।
और जब जो सूरज है वो इससे निकल रहा है तो जो शैडो बनेगी वो हमेशा कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी। शैडो कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी। और उसने कहा जो शैडो है वो उस पोल की जो शैडो है वो गंगाधर के राइट में है, गंगाधर के राइट में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वेस्ट है वो गंगाधर के राइट में है। और वेस्ट गंगाधर के राइट में तभी हो सकता है कि जब गंगाधर साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा। जब गंगाधर साउथ में फेस करेगा तो उसके राइट पर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो गंगाधर है उसका जो फेस होगा वो साउथ डायरेक्शन में फेस होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें दिया है कि इस फिगर में हमें फाइंड करना है कि कितने ट्रायंगल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ट्रायंगल यदि काउंट करना है तो एक चीज़ पहले देखिए, यदि हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके दोनों डायगोनल मिले हुए हैं तो वहाँ पर 8 ट्रायंगल होते हैं। इसका मीनिंग इतने पार्ट में 8 हुए, और इसके अंदर यहाँ पर एक ट्रायंगल और है तो इसका मीनिंग 8 तो वो हुए, और 1 2 3 4 4 यहाँ पर हुए तो 12। इसी तरह यहाँ पर भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, 4 ही यहाँ पर हैं तो 16, तो 16 तो होंगे ही। तो आंसर आएगा 16 या 16 से ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब नेक्स्ट दिया है, तो फॉर्म द करेक्ट पैटर्न विद द सेगमेंट गिवन। तो ये हमें सेगमेंट दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन फिगर है, तो आंसर फिगर में देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होगी कि सेम इसी तरह से ये जो कंपोनेंट है वो किस में हमें दिखाई दे रहे हैं, किस पार्ट से ये कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का पार्ट हमें ये नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, ये रहा। इसी तरह ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, यही शेप यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह ये जो ट्रायंगल वाली शेप है, इस तरह की शेप इसमें है, और 4th यहाँ पर है। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 4 में ये चारों कंपोनेंट को मिलाकर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें 3 सर्कल दिए हैं, जिसमें से एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जो इंग्लिश नोइंग पर्सन है, दूसरा स्पोर्ट्समैन को, और तीसरा पुलिसमैन को। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, इफ़ यू सेलेक्ट द पर्सन हु डू नॉट नो इंग्लिश, इट मीन्स इस सर्कल में फर्स्ट, इस जो मैं सर्कल इंडिकेट कर रहा हूँ इस सर्कल में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानता है। एंड आर नॉट पुलिसमैन, और वो पुलिसमैन भी नहीं है। तो ना तो वो इंग्लिश जानने वाला पर्सन है और ना ही वो पुलिसमैन है। तो इसका मीनिंग एक नंबर ऐसा बचता है जो इनसे अलग आता है, वो आ रहा है 3। तो हमसे पूछा गया है विच ऑफ द रीज़न इज़ टू बी सिलेक्टेड, तो कौन सा रीज़न सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसका मीनिंग ये 3 सेलेक्ट किया जाएगा। तो 3 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 23 और 24 में हमें बताना है कि ये जो फिगर है इसको कंप्लीट करना है, तो कौन सा पार्ट हमें यूज़ करना होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसको फिल करने के लिए सिंपल सा है कि यहाँ पर इसको पूरा करना शुरू कीजिए और मैच कीजिए। देखिए आप यहाँ पर आप बनाते हैं तो कुछ ऐसी शेप आती है, और ये इस तरह से। तो ऐसा जो पार्ट हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 में कुछ ऐसा ही पार्ट हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मीनिंग इसको ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है उसको यदि मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये जो पिक्चर है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट में भी हमें यही बताना है कि इसमें यहाँ पर क्या फिल करें कि ये पिक्चर कंप्लीट हो जाए। तो आपको सोचना होगा, थोड़ा सा आप सोचिए। यदि आप ऐसे करें बिना फिल किए आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। अब शायद आपके लिए आसान है। देखिए आप इसको जैसे स्क्वायर की शेप है तो स्क्वायर में आप पुट कीजिए। स्क्वायर बना दिया हमने, पूरा कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। अब इससे मैच कीजिए कि कौन सी ऐसी फिगर आ रही है जो इससे मैच करती हुई आ रही है। कौन सी ऐसी फिगर है जो इससे मैच कर रही है। कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर गैप है,
फिर इस तरह से ये जो शेप है, ये शेप ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आ रही है, यही शेप ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया है कि हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज बनानी है तो समझिए, मिरर इमेज में हमेशा लेफ़्ट टू राइट या आप कह सकते हैं राइट टू लेफ़्ट चेंज होता है। तो राइट वाला पार्ट लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट वाला पार्ट राइट की तरफ। तो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो यहाँ से अभी देखिए ये वाला जो पार्ट है इसका फेस है मिरर की तरफ, तो अब इस तरह से ये वाला जस्ट इसको चेंज हम कर देंगे, तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। इसी तरह इस वाले जो बॉक्स में है, इस वाले बॉक्स में भी राइट टू लेफ़्ट चेंज हो जाएगा। तो अभी जो कॉर्नर जो फिल हुए हैं, ये लेफ़्ट वाला ऊपर वाला लेफ़्ट है, अपर लेफ़्ट है, तो अब ये राइट में लेफ़्ट चला, सॉरी राइट वाला अपर राइट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर बॉटम राइट है तो यहाँ बॉटम लेफ़्ट हो जाएगा, और इसका इंडिकेशन राइट की तरफ है तो यहाँ पर इंडिकेशन जो आएगा वो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आएगा, तो जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 से, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। स्टार्ट करेंगे मैथ्स से। मैथ्स में हमें दिया है 51 में दिया है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज रिड्यूस्ड बाय 50% इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय। तो एरिया में चेंज, देखिए एरिया चेंज हम कैसे निकालते हैं। एरिया चेंज फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। लेकिन यहाँ पर जो साइड है उसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, कम किया गया, तो इनकी वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस का 50, माइनस का y की वैल्यू भी माइनस में, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो x की वैल्यू भी 50 -50, y की वैल्यू भी -50 प्लस -50 इंटू -50 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है -75। तो -75 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो उसका एरिया है वो 75% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है टू ट्रायंगल ABC एंड PQR कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मीन्स होता है जब दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हो, और ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मीनिंग ABC और PQR दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आगे इसने कहा तो इफ द एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ABC का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ PQR का एरिया क्या होगा। तो जब दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो कॉन्ग्रेंट का मीनिंग है बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसका एरिया 60 है, तो PQR का भी एरिया कितना होगा, 60 ही होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। 53 में हमें दिया है व्हाट द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1728 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 1728 में क्या कितना कम से कम कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर। जैसे यदि मैं देखता हूँ 40 इंटू 40 इट मीन्स 40 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1600। इसी तरह 41 का यदि मैं देखते हैं 41 इंटू 41 का स्क्वायर होता है 1681, लेकिन अभी भी कम है। यदि मैं 42 का लेता हूँ, 42 इंटू 42 करता हूँ, तो 42 का स्क्वायर आ जाता है 1764। तो इसका मीनिंग ये इसमें कितना ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ रहा है 36। तो यदि मैं इसमें 36 ऐड कर देता हूँ तो बन जाता है ये 1764। तो वो लीस्ट नंबर क्या होगा, 36 लीस्ट नंबर होगा जिसको ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। फॉर ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें ABC, इसने कहा D एंड E आर द 2 पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। AB पर एक पॉइंट है D और AC पर है E, लेकिन कंडीशन क्या दी, AD इज 1/4 ऑफ AB। AD जो है वो AB का क्या है, 1/4 है। इसी तरह यहाँ पर
ए इज द 1/4 ऑफ ए सी। तो यहां पर देखिए कि ए डी ए बी का 1/4 है, तो इसका मीनिंग ए डी बाई ए बी, तो ए डी बाई ए बी वो है 1:4। यही ए अपॉन में ए सी, इसमें भी जो रेशियो है वो है 1/4। तो यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है, तो आप कह सकते हैं डी ई और बी सी में भी यही रेशियो होगा 1:4, क्योंकि ये दोनों जो हैं ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे, दोनों होंगे सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो इसका मीनिंग जो रेशो ए डी और ए बी में है तो 1:4 का, तो वही रेशो क्या होगा डी ई और बी सी में भी 1:4 का रेशो होगा। और बी सी हमें 12 दी है, तो इसका मीनिंग जो डी ई होगी 12 का 1/4 होगी, और 12 का 1/4 इट मीन्स 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। तो cot थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/tan थीटा और इन दोनों का सम है 2। आपको याद होगा इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मीनिंग ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू क्या होगा 1, x की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। और tan में कितने डिग्री पर 1 होता है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो थीटा का जो मान आया, थीटा की जो वैल्यू आई वो आई 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क ले लेते हैं भाई, ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, मान लेते हैं भाई 30। अब एक दिन का कार्य, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, तो यहां से ए 6 दिन में 30 करता है, तो एक दिन में कितना 5। इसी तरह बी 10 दिन में 30, तो एक दिन में कितना 3। इसी तरह सी 15 दिन में 30, तो एक दिन में 2। तो अब टोटल, क्योंकि दे जॉइंटली कंप्लीट द वर्क, तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो तीनों ने मिलकर एक दिन में बनाई 10। तो आपसे पूछा गया है और उनका जो पूरा वेजेस है, टोटल वेजेस है वो 300 रुपये है पूरे काम का। तो द सम ऑफ देयर वेजेस फॉर 2 डेज, तो 2 दिन का कितना वेजेस होगा। तो समझिए भाई एक दिन में उन्होंने 10 कार्य किया और टोटल है कितना 30। तो इसका मीनिंग 1 डे में 1/3 वर्क कर रहे हैं। तो जब 1 डे में 1/3 कर रहे हैं, तो एक दिन की जो वेजेस होगी पूरे की 1/3 होगी। तो 1 डे की जो एक दिन की जो वेजेस है वो कितनी है, पूरे का 1/3। तो 300 का 1/3 इट मीन्स 100 रुपया। तो एक दिन की जो वेजेस है वो है 100 रुपया, और हमसे पूछा है कि 2 दिन की कितनी होगी, तो सिंपल सा है 200 रुपया होगी। एक दिन की 100 है तो 2 दिन की 200 रुपये होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें हमें दिया है कि ए सम ऑफ रुपीज 76 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। तीनों में मिलाकर 76 रुपीज डिवाइड किए गए हैं इन सच ए वे दैट ए गेट 7 रुपीज मोर देन बी। ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा, एंड बी गेट 6 रुपीज मोर देन सी, और सी बी को सी से 6 रुपये ज़्यादा मिलता है। द रेशो ऑफ देयर शेयर इज, तो उनके शेयर का क्या रेशो होगा। मान लेते हैं भाई सी को x रुपये मिलते हैं, तो बी को जो मिलेंगे x प्लस 6 6 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, और ए को जो मिलते हैं वो बी से 7 रुपये ज़्यादा, तो ए को मिलेंगे x प्लस 6 प्लस 7, तो इट मीन्स x प्लस 13 मिलेंगे। तो तीनों का जो सम आता है वो आता है 76। तो यहाँ से x प्लस 13 प्लस x प्लस 6 प्लस x इक्वल्स टू 76। इसको सॉल्व करते हैं तो
3x प्लस 19 इक्वल्स टू 76। तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 57। तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 19, x की वैल्यू आ जाएगी 19। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका मीनिंग C को 19 रुपये मिलेंगे, B को मिलेंगे 19 प्लस 6 इट मीन्स 25 रुपीज़ B को मिलेंगे, एंड A को मिलेंगे 19 प्लस 13 इट मीन्स 32 रुपीज़ इसको मिलेंगे। तो रेशियो क्या बनेगा इनका, A इज़ टू B इज़ टू C, A इज़ टू B इज़ टू C का जो आएगा वो आएगा 32 इज़ टू 25 इज़ टू 19। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 58 में हमें दिया है इफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड ऑल्सो इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल इक्वल है तो इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं कि डायगोनल दो ही में ही इक्वल होते हैं, या तो वो हो सकता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या फिर वो हो सकता है स्क्वायर, या तो वो रेक्टेंगल होगा या फिर क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। लेकिन इसने कहा अपोजिट साइड भी इक्वल है। अपोजिट साइड इट मीन्स अपोजिट साइड किसमें इक्वल होती है, रेक्टेंगल में होती है। तो उसने पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल कितना होगा, तो इस क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल होगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है एक कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल, जिसको सर्कल में ड्रॉ किया गया है, ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्ड है, कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है। इट मीन्स सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं अभी, जिसका डायमीटर 20 है, तो इसका मीनिंग रेडियस कितनी होगी, 10 होगी। इस सर्कल की रेडियस है 10। इसके अंदर एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है ये। अब यहां पर सोचिए इस सर्कल की जो रेडियस है वो हो गई 10, क्योंकि डायमीटर 12, 20, तो रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर। यहां पर आपने पढ़ा होगा सेंटर से यदि कॉर्ड पर मैं ऑल्टीट्यूड डालता हूं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इट मीन्स ये मैं ऑल्टीट्यूड डालता हूं तो ये 90, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का मीन्स है कि यहाँ पर टोटल 12 है, तो इधर वाला पार्ट ये 6 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हुआ 10, बेस हुआ 6, तो परपेंडिकुलर होगा 8। पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 100 माइनस 36। तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू होगी √64। तो आप कह सकते हैं यहां पर 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर कॉर्ड की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो होगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें दिया है a इक्वल्स टू 2 प्लस √3 देन द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर। तो यहां पर आपको फॉर्मूला भी याद होगा, इफ a प्लस 1 बाई a इक्वल्स टू x है, तो याद रखिए a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर की वैल्यू होगी x स्क्वायर माइनस 2। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए, देखिए हमें a तो मालूम है, a की वैल्यू है 2 प्लस √3, तो हमारा टारगेट होना चाहिए, वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी 1 अपॉन में a की 1 बाई a। तो 1 बाई a कितना होगा, 1 बाई a होगा 1 अपॉन में 2 प्लस √3। तो इट मीन्स √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 माइनस √3 से आप ऊपर और 2 माइनस √3 से आप नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। इट मीन्स जब आप रेशनलाइज करेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी 1 बाई a की वैल्यू होगी 2 माइनस √3 अपॉन में नीचे आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट मीन्स 4 माइनस 3, तो यहां से वैल्यू आ जाती है 2 माइनस √3। तो यहां पर समझिए कि a की वैल्यू है 2 प्लस √3 और 1 बाई a की वैल्यू है 2 माइनस √3। तो हम फाइंड करेंगे a प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई a की वैल्यू होगी 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3।
तो √3 से √3 कैंसिल, तो इक्वल टू आया 4। तो a प्लस 1/a इक्वल्स टू 4 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर माइनस 2, इट मीन्स आंसर इज 14 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द एक्सप्रेशन p प्लस 1/4 रूट p प्लस k स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इट मीन्स k की किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें करना होगा भाई ये जो स्क्वायर है ये किसका है, ये p जो स्क्वायर होगा रूट p का स्क्वायर है प्लस 1/4 रूट p प्लस k स्क्वायर। तो यहां से आप कंपैरिजन कीजिए रूट p प्लस k का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां से समझिए। रूट p प्लस k का होल स्क्वायर होता है रूट p का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2 रूट p इंटू k। क्लियर? तो रूट p का स्क्वायर क्या है भाई, p प्लस k स्क्वायर प्लस 2 रूट p इंटू k। अब इसका कंपैरिजन, और यहां पर देखिए आपके पास p भी है k स्क्वायर भी है, तो इसका मीनिंग ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कंपैरिजन कीजिए 1/4 रूट p इक्वल्स टू आएगा 2 रूट p इंटू k। तो यहां से p से रूट p कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाती है 1/8। तो इसका मीनिंग प्लस 1/8 हो या फिर माइनस 1/8, तो k की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/8। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया है इफ b माइनस c अपॉन में a प्लस c अपॉन में b प्लस a माइनस b अपॉन में c इक्वल्स टू 1। तो और आपको दिया गया है a माइनस b प्लस c डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझना। देखिए इसमें शुरू करते हैं। हमें दिया है b माइनस c अपॉन में a प्लस c अपॉन में b प्लस a माइनस b अपॉन में c इक्वल्स टू 1। अब यदि आप इस 1 को इधर लाएंगे तो आपको टर्म मिल जाती है b माइनस सी बाई a, इसको भी मैं इधर ही लिख रहा हूँ a माइनस b बाई c, फिर प्लस a प्लस b बाई a प्लस c बाई b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलेगा b माइनस सी बाई a प्लस a माइनस b बाई c प्लस a प्लस c माइनस b बाई b इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से और शुरू करते हैं। अब ये वाला पार्ट हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो हमें मिलेगा c माइनस b अपॉन में a प्लस b माइनस a अपॉन में c, हमने इनके साइन चेंज कर दिए, इक्वल्स टू a प्लस c माइनस b अपॉन में b। क्लियर? अब यहां से जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपको यहां से आएगा भी एलसीएम आ जाता है, यहाँ पर AC एलसीएम आया तो यहाँ पर आएगा c स्क्वायर माइनस BC प्लस AB माइनस A स्क्वायर, AB माइनस A स्क्वायर। क्लियर है? AB माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस सी माइनस बी बाई बी। अब और सॉल्व करते हैं भी, कॉमन लेना शुरू करते हैं। इस पार्ट से कॉमन आ जाता है, यहां से इन दोनों में से इसको एक साथ लिख लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में से b कॉमन लिया तो माइनस b आप कॉमन लेंगे तो माइनस b कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा c माइनस ए अपॉन में ए सी इक्वल्स टू आ जाता है a प्लस सी माइनस बी अपॉन में b। क्लियर? अब यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट मींस
a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो आप लिख सकते हैं c माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए अपॉन में ए सी इक्वल्स टू आएगा a प्लस सी माइनस बी अपॉन में b। क्लियर? इन दोनों पार्ट से आप कॉमन ले सकते हैं, c माइनस ए कॉमन लिया तो c माइनस ए यहां से आएगा c प्लस ए माइनस बी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू आएगा a प्लस सी माइनस बी अपॉन में b। अब यहां पर देखिए ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों में सेम है, तो ये यहां से कैंसिल, तो हमारे पास केवल ये बचा कि c माइनस ए अपॉन में ए सी इक्वल्स टू आ जाता है 1 बाई बी। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। भाई c अपॉन में ए सी करेंगे तो c से c कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1 बाई ए। इधर माइनस a अपॉन में ac करेंगे तो a से a कैंसिल, तो 1 बाई सी इक्वल्स टू 1 बाई बी। तो यहां से पूरा आ जाता है ये वाला रिलेशन। तो 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में c इक्वल्स टू 1 बाई b। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमें दिया है, इसने कहा है द ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। टाइम दिया है 30 सेकेंड, ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्पीड कितनी है भाई? स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 30 सेकंड में, कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन की लेंथ हमें दी है, लेंथ ऑफ ट्रेन ये हमें पता है 200 मीटर है, और पूछा है देन द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वो मान लेते हैं भाई x मीटर। क्लियर है? x मीटर। अब यहां पर ध्यान से सुनिए कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। और जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस चलती है? जितना की प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ भाई? टोटल डिस्टेंस हुआ भाई, ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है x, ये टोटल डिस्टेंस हो गई इक्वल टू स्पीड। अभी यहां पर स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 5/18 इनटू टाइम दिया है 30 सेकेंड, टाइम दिया है 30 सेकेंड। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं 6 से 10 टाइम, 6 से ये 3 टाइम, 3 से ये 10 टाइम, तो टोटल आ जाता है यहां पर 500। ये वैल्यू आई 200 प्लस x इक्वल्स टू 500, तो x की वैल्यू आ गई 300 मीटर। तो और x क्या है यहां पर? x हमने माना था प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, इसमें दिया है x इक्वल टू दिया है cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। x की वैल्यू है cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? और हमसे पूछिए cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू पूछिए, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर, और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर देखिए नीचे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो ऊपर आएगा भाई cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में नीचे आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में नीचे आएगा भाई cos स्क्वायर थीटा। एक cos थीटा से ये कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ये वैल्यू जो होगी वो x की आई, लेकिन हमें फाइंड करना है cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी जस्ट इसका रिवर्स, इट मींस 1/x। तो यहां से ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया है ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इसमें 90 है। तो सबसे पहले हम ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री है। तो यहां पर एंगल B 90 हुआ, क्लियर 90 डिग्री है। तो ये A, ये B और ये C। फिर AB और BC में हमें रेशो दिया है 2:1, तो मान लेते हैं AB है 2x और BC है x। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल सकते हैं। तो AC की जो वैल्यू आएगी, तो AC का स्क्वायर जो होगा वो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB की वैल्यू है कितनी 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहां से आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट मींस यहां से 5x स्क्वायर, ये AC स्क्वायर की वैल्यू आई। तो AC की जो वैल्यू होगी वो होगी √5x, यहां से √5x हमने ये पुट किया, AC की वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछा है sin A प्लस cot C की वैल्यू हमसे पूछी है। तो A, यदि ये वाला A एंगल A है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर लेंगे और इसको बेस लेंगे, क्योंकि हमेशा एंगल के अकॉर्डिंग लेना होता है। यदि A के अकॉर्डिंग साइन A की वैल्यू कर रहे हैं तो A एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और उससे जो करेक्टेड है वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है x और बेस है 2x और हाइपोटेन्यूज है √5x। तो साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है यहाँ पर x और हाइपोटेन्यूज कितना है √5x, क्लियर। प्लस कोट C क्या होगा, कोट क्या होता है पहले तो देखिए, C के लिए परपेंडिकुलर होगा 2x परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा x, और कोट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो x अपॉन में 2x, क्लियर है। तो x से x कैंसिल, इस x से x कैंसिल, तो नीचे जो एलसीएम आ जाता है हमारे पास 2√5 एलसीएम आया, तो यहां पर आता है 2 प्लस √5 आया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आनंद मार्क्स अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 50%। भाई आनंद ने जो आर्टिकल का प्राइस रखा वो 50% ज्यादा रखा, एमआरपी ज्यादा रखी कॉस्ट प्राइस से, और उसने डिस्काउंट दिया 20% का डिस्काउंट दिया, 20% के डिस्काउंट पर उसने बेचा। लेकिन उसको खरीदा किसने, बालाजी ने खरीदा। फिर बालाजी ने क्या किया, उससे 20 जितने में उसने खरीदा उससे 20 रुपए बढ़ाकर बेचे। तो तब उसने जो बेचा वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के, इट मींस ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का मींस है जितने का आनंद को बढ़ रहा था, आनंद को जितने का मिल रहा था, जो आनंद के लिए कॉस्ट प्राइस था, उससे 30% ज्यादा में उसने बेचा। तो आपको बताना है कि बालाजी का प्रॉफिट कितना है। पहले आनंद के लिए देखें, आनंद के लिए मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, तो एमआरपी उसने 50% ज्यादा रखी, तो ये हो जाएगी 150 रुपया। अब इस पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो उसने बेचा कितने में होगा भाई, 150 का 20% आ जाता है 30 रुपया, तो 30 का डिस्काउंट देगा तो 120 रुपए में बेचा। ये आनंद के लिए हुआ। अब यदि मैं बालाजी की बात करता हूं, बालाजी के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 120 रुपए, क्योंकि इसको खरीदा किसने था, बालाजी ने, तो 120 रुपए उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। और यहां पर सेलिंग प्राइस, लेकिन अब उसने एक बात सोची है, सेलिंग प्राइस का है कि उसने 20 रुपए ज्यादा में बेचा, लेकिन जितने में अब वो बेच रहा है वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, 30% ज्यादा है। तो आपसे पूछा है बालाजी के प्रॉफिट की परसेंटेज। अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। यदि वो क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको केवल जो क्वेश्चन में मेंशन दी है परसेंटेज जो दी है उनका यूज कीजिए, रुपीस का यूज मत कीजिए, क्लियर। अब देखिए, मैं इस 20 रुपए का यूज नहीं करूंगा, मैं केवल क्या करूंगा कि उसने कहा कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से उसने 30% ज्यादा में बेचा, तो इसका मीनिंग ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, 100 रुपए से 30% ज्यादा में बेचेगा, तो इसका मीनिंग 130 में बेचा। और मुझे बताना है प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, किसके लिए, लेकिन ये हमें बालाजी के लिए निकालना है ना। तो बालाजी को प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 120 का खरीद के 130 में बेचा, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और कॉस्ट प्राइस है 120 और इंटू 100। तो यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 8.33%। इट मींस ऑप्शन नंबर 3। लेकिन साथ में एक और चीज समझिए, बाय चांस यहां पर आपसे पूछता
कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था, तो आप क्या करते हैं, इससे एक और स्टेप ऐड हो जाता। देखिए यहां पर 10 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 120 से 130, इट मीन 10 रुपए ज्यादा में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में कितना मेंशन किया है इसने, 20 रुपए ज्यादा में। तो इस 10 का 20 कैसे कर सकते हैं, तो दुगना करना होगा ना। तो जब आपको इसका दुगना करना है तो इसका मीनिंग यहां पर भी सभी की वैल्यू क्या कर दीजिए, डबल। तो इसका मीनिंग 100 का डबल कितना हुआ, 200। तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था, 200 रुपए था। तो केवल आपसे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा था, तो केवल आप यहां तक आप 8.33 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है, आउट ऑफ 10 सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर एन एग्जामिनेशन 3 बार ऑफ 20 ईयर्स। भाई एक एग्जाम है जिस 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट है जिनमें से 3 के एवरेज है, 3 स्टूडेंट की एवरेज एज है 20 साल, इसके अलावा 4 की एवरेज एज है 21 साल, और उसके अलावा 3 और है उनकी है 22 साल। तो आपसे पूछा है पूरे ग्रुप का एवरेज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट की एवरेज एज है 20 साल। इसी तरह इसके अलावा 4 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज एज है 21 साल। इसके अलावा 3 स्टूडेंट और हैं, उनकी एवरेज एज है 22 साल। तो आपसे पूछा है कंबाइन कितना है। अब इसका मीनिंग, एवरेज का मीनिंग पहले समझिए। एवरेज का मीनिंग होता है सबको इक्वल कर देना, सबको बराबर कर देना। देखिए यहां पर 3 स्टूडेंट के एवरेज है 20, तो इसका मीनिंग ये सब 20-20 वाले हैं। 4 स्टूडेंट के एवरेज है 21, तो इसका मीनिंग सब 21-21 साल वाले हैं। और यहां पर 3 स्टूडेंट के एवरेज है 22, तो इसका मीनिंग ये 22-22 साल वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी कंबाइन करके निकालना है तो आप जो सबसे छोटा है उसको एवरेज मान लीजिए, भाई कम से कम इतना तो एवरेज रहेगा ही ना। तो यहां पर अब एक्स्ट्रा जो आएगा उसको सभी में इक्वल बांट दीजिए। भाई इनका एवरेज 20 है, तो यहां पर हम 20 मान के चले, तो इनके पास तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इनको देखो, इनके पास यहां पर 21 एवरेज में 21 है, हमने एवरेज क्या माना 20, तो कितना एक्स्ट्रा है इनके पास। एक बच्चे की एज 1 साल ज्यादा दिखाई दे रही है, एवरेज हमने 20 साल माना लेकिन है 21, तो 1 साल ज्यादा है ना। तो एक बच्चे का 1 साल, तो है कितने बच्चे 4, तो 4 का कितना 4 साल, तो यहां पर इनके पास 4 एक्स्ट्रा हुआ। प्लस अब यहां पर देखो इनकी बात करते हैं, यहां पर एवरेज है 22 साल लेकिन हमने माना कितना 20 साल, तो कितना ज्यादा है 2 साल ज्यादा है, 2 ईयर ज्यादा है। एक बच्चे के पास 2 साल ज्यादा, तो 3 के पास 6 साल, तो यहां पर इनके पास जो टोटल एक्स्ट्रा है 6, और जो एक्स्ट्रा है उसको सभी में डिवाइड कर दो। एक्स्ट्रा कितना है टोटल 10, और यहां पर बच्चे टोटल कितने हैं वो भी 10 ही है, तो डिवाइडेड बाय 10। तो यहां से जो वैल्यू आती है 20 प्लस यहां से 10/10, इट मींस यहां से 1, तो 21 ईयर जो होगा उनका सभी का मिलाकर एवरेज होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट में हमें बताना है कि इन फ्रैक्शन में लार्जेस्ट कौन सा है। तो लार्जेस्ट से तो सिंपल सा है कि डिवाइड करना शुरू कीजिए। जैसे 2/3, 2 को 3 से आप डिवाइड करते हैं तो आता है 0.66। फिर आता है 3/5, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.6। फिर आता है भाई 8/11, 8/11 का मीन्स है, इट मीन्स 0.73। इसके बाद आता है 11/17, तो इसका मीनिंग आया 11/17, इट मीन्स 0.65। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन हुआ, 8/11 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर ने जो एमआरपी रखी कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा रखी, और उसने कहा कि यदि आप कैश पेमेंट करते हैं तो 5% का आपको डिस्काउंट मिलता है, और यदि वो शॉपकीपर किसी कस्टमर से 1064 रुपए रिसीव करता है तो बताइए प्रॉफिट कितने का लिया उसने, प्रॉफिट कितना हुआ। तो मान लेते हैं भाई कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी उसकी, एमआरपी हो जाएगी उसकी 140 रुपया। अब उसने 5% का डिस्काउंट दिया, तो 140 का 10% तो होता है 14, तो 5% कितना हुआ 7 रुपीज का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में 133 रुपए में उसने बेचा।
तो यहां पर देखो उसने 30 का खरीद 100 का खरीद कर 133 में बेचा तो 33 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो जब सेलिंग प्राइस 133 है तो प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है 33 रुपीज का। और यहां पर सेलिंग प्राइस कितना दिया? 1064 सेलिंग प्राइस है। तो कितना हुआ? प्रॉफिट कितने का होगा? 33 इंटू 1064 अपॉन में 133। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 264। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। तो इट मींस 264 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में दिया है एरिया ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 48 मीटर स्क्वायर। एक क्यूबिकल रूम है जिसका एरिया, फ्लोर का एरिया हमें दिया है, फ्लोर का एरिया हमें दिया है 48 मीटर स्क्वायर। आपसे कहा गया है इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट रोड हम रख सकते हैं उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए क्यूबिकल रूम है तो रूम उसको समझिए भी। यहां पर हम मान लेते हैं ये क्यूबिकल रूम है, इट मींस क्यूब की शेप का रूम है। भाई क्यूब में आपको सभी को पता है क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो मान लेते हैं ये भी ए है, ये ए है और ये भी क्या है? ए। तीनों साइड क्या है? इक्वल है। अब इसने कहा इसका फ्लोर, इट मींस ये फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया है वो कितना दिया भाई? 48 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए जो इसका फ्लोर होगा ये किस शेप का होगा? ये शेप कैसी है? स्क्वायर होगी। अब स्क्वायर का एरिया इट मींस ए स्क्वायर हुआ 48। तो ए की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ 48। इट मींस आप कह सकते हैं 16 इंटू 3 या आप कहेंगे ए इक्वल्स टू आ जाएगा 4√3। क्लियर? ए आ गई 4√3। अब आपसे कहा गया इसके अंदर जो आप लॉन्गेस्ट रोड पुट कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट रोड क्या हो सकती है? इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट रोड होगी वो होगी इसका डायगोनल। तो डायगोनल इट मींस कुछ ऐसे, ये जो रोड होगी ये लॉन्गेस्ट रोड हो सकती है। तो डायगोनल की लेंथ डी इक्वल्स टू हो जाएगा √3 इंटू ए। अब √3 और ए की वैल्यू है 4√3 तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 12। तो जो लॉन्गेस्ट रोड होगी उसकी लेंथ होगी 12 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द कॉस्ट ऑफ ए हाउस वाज x लाख रुपए। x लाख रुपीज क्या है? घर की कॉस्ट है इन 2005 में। आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद द ओनर ऑफ द हाउस सोल्ड इट फॉर 25% मोर। इसका मीनिंग वो उसे 25% ज्यादा में बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 25% होना चाहिए। किसका 25%? इट मींस जो जितने का उसने खरीदा। अब लेकिन उसने ये कहा कि यदि प्रॉफिट का बट शी हैज टू पे ए टैक्स ऑफ 50% ऑफ द गेन। जो प्रॉफिट हुआ उसका 50% उसे टैक्स में देना पड़ा। तो आपको बताना है टैक्स अमाउंट उसने कितना टैक्स दिया था। तो टैक्स की अमाउंट यदि हमें फाइंड करनी है तो भी उसने प्रॉफिट निकाल लीजिए। उसका प्रॉफिट कितना होगा? 25% का मीन्स होता है 1/4। टोटल कितना है? x रुपीज का है, x का 1/4 x/4। और जो हमें टैक्स देना पड़ा ये तो प्रॉफिट हुआ, इसका 50%, इसका 50% इट मींस इसका आधा हमने टैक्स दिया। तो इसका मीन टोटल कितना आ जाता है? x/8। तो टोटल अमाउंट का x/8 हमने क्या दिया? टैक्स में दिया। तो वो टैक्स अमाउंट कितनी थी? x/8 थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि डाटा दिया है भी 10th क्लास का। 10th क्लास में जो अपियर स्टूडेंट है उनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास जिनकी आई है वो चीजें हमें दिया है। 4 साल का हमें डाटा दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर इन द 10th क्लास एग्जाम इन द ईयर 2002। 2002 में टोटल कितने स्टूडेंट थे? तो टोटल यहां पर देखिए, यहां पर है 15,
यहाँ पर है 60 और यहाँ पर है 120। तो इन सभी को ऐड करता हूँ, तो इन सबको ऐड करता हूँ तो इट मीन्स 15 प्लस 60 प्लस 120, यहाँ से आ जाता है 195। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो 195 है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फर्स्ट क्लास इन 2000 इन द ईयर 2003 ओवर द ईयर 2002। तो 2002 से 2003 में फर्स्ट क्लास जो स्टूडेंट है, फर्स्ट क्लास इट मींस ये वाला जो फर्स्ट क्लास, ये वाला जो लास्ट वाला थर्ड वाला है, इसमें जो स्टूडेंट हैं उनमें फर्स्ट क्लास वाले में कितना इंक्रीज हुआ है। तो पहले देखिए 2002 में कितने स्टूडेंट फर्स्ट क्लास थे, तो वो थे 120, और 2003 में कितने थे, वो भी 120 है। तो इसका मीनिंग इंक्रीज नहीं हुआ, जीरो। इट मींस इंक्रीमेंट क्या है, जीरो। तो इसका मीनिंग 0% का इंक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट दिया है द ईयर इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर द 10th क्लास एग्जामिनेशन। 10th क्लास के एग्जामिनेशन में किस ईयर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे। तो हम देखते हैं भाई 2000 में देखते हैं, ईयर 2000 की बात करें तो टोटल स्टूडेंट है यहां पर 2000 में है 160। इसी तरह 2001 में करते हैं भाई, 2001 में देखें तो टोटल है 200। 2002 की बात करें तो यहां पर है 195, और 2003 की बात करें तो यहां पर आते हैं 170। तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो 2001 में है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर सेकंड क्लास टू द टोटल नंबर, द टोटल स्टूडेंट अपीयर इन द ईयर 2000। इट मींस 2000 में ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड क्लास में पास हुए हैं, सेकंड क्लास से पास हुए हैं, और जो टोटल है उनका रेशियो बताना है। तो 2000 में जो जिनकी सेकंड क्लास आई है, तो सेकंड डिवीजन आई है, तो वो टोटल है हमारे पास 50, और 2000 में टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास 160। तो यहां से जो आप रेशियो देखें तो रेशियो बनता है 5:16। तो इनके बीच में क्या रेशियो आएगा, 5:16। इट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। थैंक यू।